हाँ बच्चों, पीजीबी पे स्टार्ट किया था कल। डायरेक्ट टैक्स में पीजीबीपी, प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में अपन को करना क्या है। इस चैप्टर में आपको ट्रेडिंग एंड P&L बना हुआ देगा। यहाँ पे कुछ इनकम्स होंगी, यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस होंगे और नेट प्रॉफिट निकाल के आपको देगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको करना क्या है इस चैप्टर में, ये जो नेट प्रॉफिट है इसको करेक्ट कैलकुलेट करना है। करेक्ट कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस और इनकम्स आपको दे रखी है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक्सपेंसेस को भी और इनकम को भी। एक्सपेंसेस में कुछ एक्सपेंसेस होंगे जो अलाउड होंगे और कुछ एक्सपेंसेस होंगे वो डिसअलाउड होंगे। सेम चीज़ इनकम में भी कुछ इनकम अलाउड होंगी और कुछ इनकम डिसअलाउड होंगी। बेसिकली डिसअलाउड वो है जो P&L में नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन आपने P&L में या तो क्रेडिट कर दी या एक्सपेंसेस मान के चार्ज कर दिया। उनको क्या करना है, अपन को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए कल मैंने आपको बताया भी था, आप क्या करेंगे, आप एक कंप्यूटेशन बनाएंगे टैक्सेबल प्रॉफिट का, करेक्ट प्रॉफिट का। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट से शुरू होंगे और ये जो एक्सपेंसेस है डिसअलाउड वाले और ये जो इनकम है डिसअलाउड वाली इस प्रॉफिट में से हटाना है। तो पहले एक्सपेंसेस ने प्रॉफिट को कम किया हुआ है, हटाने के लिए उसको ऐड कर दो। तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस तो क्या हो जाएंगे, ऐड। और ये जो इनकम्स हैं ये क्या हो जाएंगी, लेस। ये लेस क्यों हो रही है, क्योंकि P&L में आके इन्होंने प्रॉफिट को बढ़ा दिया। इनकम है ना, तो प्रॉफिट इंक्रीज हो गए, होने नहीं चाहिए थे, डिसअलाउड है, लेस हो जाएंगे। इसके अलावा दो चीजें और ऐड लेस होएगी जो मैंने आपको बोला था। अलाउड वाला पार्ट, अलाउड इनकम ऐड हो जाएगा और अलाउड एक्सपेंसेस लेस हो जाएगा। और ये अलाउड वाला पार्ट वो है जो कहा नहीं गया P&L में, यहां जाना चाहिए था इधर अलाउड वाले पार्ट में, लेकिन नहीं गया। तो अगर जाता तो क्या होता, एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करता और इनकम प्रॉफिट को बढ़ाता। तो यहां पर मैंने वो इनकम से तो प्रॉफिट बढ़ा दिया, ऐड कर दिया, और एक्सपेंसेस से प्रॉफिट लेस कर दिया। फिर जो निकल के आएगा दैट इज योर टैक्सेबल प्रॉफिट, जिसके ऊपर क्या जाएगा, टैक्स जाएगा। फिर कल मैंने आपको बताया था ये जो पूरा पीजीबीपी वाला चैप्टर है ये सेक्शन 28 से स्टार्ट होगा और कहां तक रहेगा, 44 तक, 44 तक। ठीक है, कल मैंने चार्जिंग सेक्शन 28 भी आपको बताया था। कुछ पॉइंट्स लिखाए थे यहां पे सेक्शन 28 में, कौन कौन से थे, एनी प्रॉफिट अराइजेस फ्रॉम द बिजनेस, और क्या क्या था, कंपनसेशन, और any benefit arises during the business, remuneration to partner, profit on sale of import license, duty entitlement passbook, और कीमैन इंश्योरेंस, और कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट। ये सब किस में थे, सेक्शन 28 में। फिर मैंने आपको बताया सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 38 तक
ये कौन से एक्सपेंसेस हैं? अलाउड एक्सपेंसेस हैं। कौन से एक्सपेंसेस हैं? अलाउड एक्सपेंसेस। कल 3 सेक्शन मैंने कर लिए थे, सेक्शन 30, 31, 32। ये तीनों सेक्शन वो सेक्शन है जिसमें आपका एक्सपेंसेस क्या होगा? अलाउड होगा। अगर P&L में चार्ज है तो अच्छी बात है, चार्ज नहीं है तो हम और लेस कर देंगे। सेक्शन 30 में कौन से 5 एक्सपेंसेस थे? आरती, रेंट, रेट्स, रिपेयर, टैक्सेस, इंश्योरेंस। किसका? बिल्डिंग का। फिर क्या था? रिम का फालतू फोन, रिपेयर एंड इंश्योरेंस किस किस का? मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट। और सेक्शन 32 किसका था? डेप्रिसिएशन। ये अलाउड एक्सपेंसेस। तो आज अपन सेक्शन 32 करेंगे। कल मैंने बोला था आपको, हेडिंग डालिए आप सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कल की क्लास नहीं देखी थी क्या तूने रिकॉर्ड? नहीं आ जाएगा समझ में। मैं PDF भेज दूंगा अभी, नहीं तो प्रिंट आउट ले लेना कल। करें स्टार्ट? ओके। तो देखो, सबसे पहले तो जो डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन डिफाइंड है, हर असेट पे दी हुई है। तो सबसे पहले तो आप रेट्स लिखिए डेप्रिसिएशन की, 1 बाय 1। रेजिडेंशियल बिल्डिंग 5%, कॉमर्शियल बिल्डिंग 10%, रेजिडेंशियल बिल्डिंग 5%, कॉमर्शियल बिल्डिंग 10%, फर्नीचर 10%, मशीनरी, प्लांट 15%, intangible assets 25%, computer 40%, books 40%, ये मोटा मोटा मैंने लिखवा दिया आपको, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। एक नोट लिखो, अब इसमें एक नोट लिखो, देखो, if asset purchase after 30th September, then rate of depreciation will be half. लॉ में लिखा हुआ है 180 दिन, मैं लॉ की लैंग्वेज भी लिखवा देता हूँ। एज पर इनकम टैक्स एक्ट
if any asset used for less than 180 days in financial year then rate of depreciation will be half. Then rate of depreciation will be half. तो मैं बता रहा हूँ आपको कि एसेट्स पे डेप्रिसिएशन की रेट डिफाइंड है. अब मान लो फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हुआ, ख़त्म कब होगा? 31 मार्च को. इसके बीच में आपका 6 मंथ कंप्लीट होते हैं. कब कंप्लीट होते हैं? 30 सितंबर को. तो अगर इस डेट से इस डेट के बीच में असेट परचेज हुई है, कभी भी हुई हो, तो रेट क्या लगेगी? फुल. लेकिन इस डेट के बाद इस डेट के बीच में कभी भी परचेज हुई हो तो रेट क्या हो जाएगी? हाफ. ये आपको ध्यान में रखना है कि बाद में कभी भी, चाहे जनवरी में परचेज हुई हो, फरवरी में परचेज हुई हो, मार्च में परचेज हुई हो, दिसंबर में, नवंबर में, कभी भी एनी टाइम रेट आपकी आधी हो जाएगी. यहाँ पे मंथ वाइज कैलकुलेशन नहीं होती इनकम टैक्स में. या तो रेट पूरी ही लगती है या रेट आधी लगती है. डन. अब इसके नीचे लिखे आप कंप्यूटेशन. निकालेंगे कैसे डेप्रिसिएशन? कंप्यूटेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? अब इसमें लिखेंगे आप स्टार मार्क करके, डेप्रिसिएशन विल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स अंडर इनकम टैक्स on the basis of block of assets. Block of assets. अब एक बार फॉर्मेट बना लो, फिर इसको समझाता हूँ. 2 सिचुएशंस बनेंगी बच्चों. सिचुएशन 1, सिचुएशन 2. सिचुएशन 1 है इफ ऑल द एसेट्स ऑफ ब्लॉक are sold. Situation 2 है if all the assets of block are not sold.
शुरू करेंगे सेल कंसिडरेशन से। इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग WDV, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू। हेलो, नहीं ले जाओ। हाँ हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ, नहीं ले जाओ ले जाओ। ओपनिंग WDV, फिर इसमें से माइनस करेंगे परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, और एक चीज माइनस होगी एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। अब वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी, उसे बोला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या वैल्यू माइनस में आएगी, उसे बोला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। आप पूरा पूरा लिखना बच्चों। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर वैल्यू प्लस में आई, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर वैल्यू माइनस में आई। यहां स्टार मार्क करके लिख लो, नो डेप्रिसिएशन विल कैलकुलेट अंडर दिस ब्लॉक, अंडर दिस सिचुएशन लिख लो, अंडर दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं होगा। नो डेप्रिसिएशन विल कैलकुलेट अंडर दिस सिचुएशन। अब इधर आओ, इफ ऑल असेट्स ऑफ ब्लॉक आर नॉट सोल्ड में, वही सेल कंसिडरेशन, कैलकुलेशन दोनों की सेम है, बस रिजल्ट अलग अलग है। माइनस ओपनिंग WDV, माइनस परचेज ड्यूरिंग द ईयर, माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, वही सेम वैल्यू या तो प्लस में आएगी, अगर प्लस में आएगी तो उसे बोला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर वैल्यू माइनस में आई तो उसे बोला जाएगा WDV, बिफोर डेप्रिसिएशन, WDV बिफोर डेप्रिसिएशन। अब इसके नीचे आप एरो करके लिख लो, डेप्रिसिएशन विल कैलकुलेट ऑन दिस वैल्यू, डेप्रिसिएशन विल कैलकुलेट ऑन दिस वैल्यू। डेप्रिसिएशन इस वैल्यू पर निकालेंगे। ये आपकी दो सिचुएशन। डेप्रिसिएशन विल कैलकुलेट ऑन दिस वैल्यू, मतलब तो पूरा ही बताऊंगा भाई, ये तो लिखा रहा हूँ मैं, अभी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रुको, अभी सिर्फ लिखो, समझो मत, समझ में आएगा भी क्या ही तुम्हारे।
अब देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है ब्लॉक ऑफ असेट्स इनकम टैक्स में। अब ये ब्लॉक कैसे बनते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, समझना। कोई मिस्टर राम है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ऑन 1 अप्रैल 2023 को। He purchased the following assets. कुछ उसने असेट्स परचेज किए। असेट्स के नाम पे उसने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग खरीदी, लेकिन ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग अपने रेजिडेंस के लिए नहीं, एम्प्लॉयज के रेजिडेंस के लिए है ना। रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर कॉमर्शियल यूज लिख देता हूं मैं, फॉर कॉमर्शियल यूज। लेट सपोज 5 लाख की। एक उसने बिल्डिंग कॉमर्शियल भी खरीदी फॉर रनिंग बिजनेस, $10 लाख की। कुछ उसने फर्नीचर खरीदे 1 लाख के। एक उसने मशीनरी खरीदी 3 लाख की। एक उसने कार खरीदी 6 लाख की। एसी खरीदे 2 लाख के। कंप्यूटर खरीदे 2.5 लाख के। ये 7 असेट्स उसने परचेज किए। अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इफ एनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कितना डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन आप लिखोगे कहां आता है डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग P&L में? एक्सपेंस साइड में तो आता है। यहां कितनी वैल्यू आप लिख सकते हो, वो वैल्यू हमको निकालनी है। कितना अलाउड डेप्रिसिएशन है एज पर सेक्शन 32। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, यहां पे ब्लॉक ऑफ असेट्स बनेगी, ब्लॉक्स बनेंगे। ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, ये ब्लॉक्स हैं, ऐसे डब्बे वहां बना के मत आना, समझाने के लिए कर रहा हूं, है ना। ये ब्लॉक्स हैं। इन ब्लॉक्स में असेट्स कंबाइंड होती हैं। अब असेट्स कंबाइंड कैसे होंगी, 2 रूल फॉलो करना है आपको। रूल 1, नेचर ऑफ असेट मस्ट बी सेम। एंड रूल नंबर 2, rate of depreciation must also same. ब्लॉक ऑफ असेट जो है वो होता है समूह। ब्लॉक ऑफ असेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ असेट, सभी असेट्स का समूह ग्रुप में ऐड करना है अपन को। और ग्रुप में ऐड करने के लिए 2 रूल कौन कौन से हैं, असेट का नेचर और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट क्या होनी चाहिए, सेम। अब देखो मैं कौन कौन से सेट को कंबाइन कर सकता हूं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग और ये बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग है, नेचर वाइज तो सेम है। और कोई बिल्डिंग के नेचर की है नहीं, बिल्डिंग के नेचर की सिर्फ ये 2 ही हैं। लेकिन इस पर रेट कितनी है 5 और इस पर रेट कितनी है 10। रेट्स अलग अलग हो गई। हाँ तभी तो रेट्स अलग अलग हो गई। रेजिडेंशियल 5 ही तो है। यूज कॉमर्शियल, यूज अलग बात होती है,
प्रॉपर्टी कैसी है? प्रॉपर्टी तो रेजिडेंशियल ही है, रहने के लिए है। कॉमर्शियल का मतलब होता है जब व्यापार करते हैं आप। तो रेट क्या हो गई? अलग अलग। तो क्या इन दोनों को कंबाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इनका ग्रुप अलग अलग बनेगा। एक ग्रुप होगा बिल्डिंग रेजिडेंशियल का अलग, और एक होगा बिल्डिंग कॉमर्शियल का अलग। दोनों को कंबाइंड नहीं कर सकते। फर्नीचर के नेचर की और कोई एसेट है आपको? नहीं है, तो फर्नीचर का भी ब्लॉक अलग ही रहेगा। ब्लॉक नंबर 3 फर्नीचर। ब्लॉक नंबर 4 क्या है? मशीनरी। ये एक मशीन है, कार एक मशीन है, एसी एक मशीन है। ये तीनों मशीन्स हैं। कंप्यूटर भी मशीन ही है, यानी मशीन वाइज तो ये सब सेम है, नेचर वाइज। रेट क्या क्या है? मशीनरी पर 15 है, कार भी एक मशीन है इसलिए 15 है, एसी भी एक मशीन है इसलिए 15 है। बट कंप्यूटर एक मशीन है, लेकिन कंप्यूटर में रेट अलग है। वो कितनी है? 40। तो क्या कंप्यूटर इन तीनों के साथ में कंबाइंड हो सकता है? नहीं। तो आपका चौथा ब्लॉक किसका बन रहा है? मशीन का। और पांचवा ब्लॉक किसका बनेगा? कंप्यूटर। ये 5 ब्लॉक्स बन गए। ग्रुप बनाने हैं आपको। अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग का ब्लॉक कितने का है? 5 लाख का। इसका 10 लाख का। फर्नीचर कितने का था? 1 लाख का। ये मशीन का ब्लॉक कितने का हो गया बच्चों? 3 और 6 9 और 2 11। 11 लाख की मशीन का ब्लॉक हो गया। और कंप्यूटर का कितना हो गया? 2.5 लाख। देयर आर 5 ब्लॉक्स। असेट तो 7 है, लेकिन ब्लॉक कितने बने? 5। तो डेप्रिसिएशन ब्लॉक के ऊपर लगता है, इंडिविजुअल असेट्स पे नहीं लगता। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? ब्लॉक पे लगता है। तो यहां पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ब्लॉक 1 ये हो गया आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ब्लॉक 2 ये हो गया कॉमर्शियल, ब्लॉक 3 ये हो गया फर्नीचर, ब्लॉक 4 मशीन, एंड ब्लॉक 5 कंप्यूटर। तो सबसे पहले तो आप ब्लॉक्स बनाओगे, अब कंप्यूटेशन करोगे। यहां लिखूंगा मैं कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। जितने ब्लॉक्स हैं उतने अमाउंट के कॉलम। पर्टिकुलर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5। डन। अब आपका सिचुएशन जो है वो यहां है। 2 सिचुएशन में से आप निकालोगे। ब्लॉक की सारी एसेट्स या तो बेच दूंगा, या ब्लॉक की सारी एसेट्स नहीं बेचूंगा। या तो मैंने कुछ बेचा ही नहीं है, यानी कि मैं कौन सी सिचुएशन में हूं? 2 में। ऑल एसेट्स ऑफ ब्लॉक आर नॉट सोल्ड पे ही तो हूं मैं, कुछ बेचा ही नहीं है मैंने, सिंगल भी नहीं बेचा। तो कौन सी सिचुएशन में हूं? इफ ऑल एसेट्स ऑफ ब्लॉक आर नॉट सोल्ड। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन ऐसे होगी। सबसे पहले क्या लेंगे? सेल कंसीडरेशन। कैलकुलेशन आपकी सेम है सबकी, सेल कंसीडरेशन। फिर इसमें से माइनस करूंगा क्या? ओपनिंग WDV। और माइनस करूंगा क्या? परचेज। और क्या माइनस करूंगा? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। अब मुझे बताओ, क्या किसी भी ब्लॉक में कोई एसेट बेची है? नहीं, सेल कंसीडरेशन 0 है। ओपनिंग WDV, ओपनिंग है ही नहीं क्योंकि इस साल ही शुरू किया है, नील। ओपनिंग भी कुछ नहीं है। क्या परचेज है? यस। कितनी कितनी परचेज है ब्लॉक 1 की? 5, 10, 1। इसकी 5 लाख, इसकी 10 लाख, इसकी 1 लाख, इसकी 11 लाख, इसकी 2.5 लाख। ये परचेज हो गई।
एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर भी आपको नहीं दे रखा। यहां से आपकी वैल्यू निकल के आएगी, या तो वैल्यू पॉजिटिव होगी या वैल्यू नेगेटिव होगी। या नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव क्यों आ रही है? सेल में से लेस कर रहे हो ना आप। और अगर वैल्यू नेगेटिव है तो उसे हम बोलते हैं WDV। ये रहा, अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? WDV, रिटन डाउन वैल्यू। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। अब आपको अगर डेट नहीं दे रखी कि कौन सी एसेट कब खरीदी गई है, तो आप पूरा पूरा डेप्रिसिएशन लगा दो। ये अज्यूम कर लो कि पूरे साल भर काम आई है। तो ये ब्लॉक कितने % वाला था बच्चों? अपना पहला ब्लॉक किसका था? 5%। ये 10% वाला हो गया, ये भी 10% वाला हो गया, ये 15% वाला हो गया, और ये कंप्यूटर 40 वाला हो गया। निकाल दो। 25,000 का डेप्रिसिएशन यहां आ गया। ये 10 लाख था क्या है? 1 लाख का यहां आ गया, 10,000 यहां आ गया। निकालना 11 लाख का 15%। 1.65, 1.65 यहां आ गया, और 1 लाख यहां आ गया। डन। फिर अपन निकालेंगे WDV एज ऑन 31 मार्च। WDV एज ऑन 31 मार्च। हाँ भैया, नीचे पढ़ा रहा हूँ, अमाउंट नहीं पढ़ा यार भैया, मैं तो आपसे और लेने वाला था। मैं कल भी भूल गया, मैं। नहीं पढ़े होंगे अब कोई मुश्किल से 2-2.5 हज़ार रुपये पड़े होंगे। नहीं मिल पाएंगे यार सब वाले में, और आज तो आएंगे भी नहीं कहीं से। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे पास तो आज पेमेंट भी नहीं आएगा। हाँ वही। हाँ भाई, WDV क्या है? बेसिकली डेप्रिसिएशन की बाद वाली वैल्यू, क्योंकि ये ओपनिंग WDV बनेगी नेक्स्ट ईयर। इस साल की है ना, अब अगले साल निकालूंगा तो ये सब कैरी फॉरवर्ड होंगे ना। हाँ, अपन ये निकाला है अपन ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल 24-25 का भी दूंगा, इसी को कंटिन्यू करूंगा, है ना। तो निकालो बच्चों, इसका तो कितना आ गया? 475। इसका कितना आया? 9 लाख। इसका कितना आया? 90,000। इसका कितना आया? 11 लाख में से 1.65 लेस करना, 9.35, 1.5 लाख। ये आ गई आपकी WDV एज ऑन 31 मार्च 2024, और ये डेप्रिसिएशन निकाला अपन ने 23-24 फाइनेंशियल ईयर। अब इसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए चलेंगे अपन, इसी एग्जाम्पल समझते चलेंगे। नोट करो यहां तक, ये कर लिया था, ये तो हो गया एग्जाम्पल नोट।
कर लिया। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। हाँ ये हो गया, इसी को कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 करके।
From the above example, from the above example, if assessee sold AC at rupees, कितने का था AC? 2 लाख. Sold AC at rupees 1,40,000 and computer at rupees 2,28,000. On 28 February ये दोनों बेचा है इसने 2025. Calculate depreciation and capital gain if any for financial year choice 25. For financial year choice 25. तो आपके पास 5 ब्लॉक्स हैं. पर्टिकुलर, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5. डन. अब सबसे पहले अपन सेल वैल्यू से शुरू करेंगे. क्या क्या बेचा है? एक काम करो, इसमें एक चीज और कर लो. सोल्ड तो कर ही दिया. कंप्यूटर पर एक लाइन और लिख लो. परचेज मोटर बाइक on 31st December 24 at rupees 80,000. एक परचेज भी डाल दो इसमें क्वेश्चन में. परचेज मोटर बाइक on 31st December 24 at rupees 80,000. अब आराम से करते हैं. मुझे बताओ ब्लॉक 1 किसका था? रेजिडेंशियल बिल्डिंग. इस ब्लॉक में से कुछ बेचा है क्या? नहीं. ब्लॉक 2 किसका था? कॉमर्शियल बिल्डिंग. इस ब्लॉक में से कुछ बेचा है क्या? ना. ब्लॉक 3 किसका है? फर्नीचर. इसमें से कुछ बेचा है क्या? नहीं, नील. ब्लॉक 4 किसका था? मशीनरी. क्या इसमें से बेचा है? इसमें से बेचा है. हाँ भाई. अब मशीनरी वाले ब्लॉक में आपने बेचा है. क्या बेचा है? एसी बेचा है. कितने का? 1,40,000. इस ब्लॉक में से जो भी आपने बेचा है.
हाँ नोटेगा। हाँ भाई ब्लॉक 5 किसका है, वो भी बेचा है आपने, कितने का, 2,28,000। अब इसमें से माइनस करेंगे क्या, ओपनिंग WDV। आप कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए निकाल रहे हो, 24-25, तो WDV की वैल्यू ओपनिंग कौन सी रहेगी, 1 अप्रैल 24 को, 1 अप्रैल 24। अब 1 अप्रैल 24 को आपने ये निकाल ही लिया है, ये रहा WDV। 31 मार्च 24 1 अप्रैल 24 का ही तो बनेगा, तो 475 तो इसका है, इस वाले ब्लॉक का। ब्लॉक 2 का है 9 लाख, ब्लॉक 3 का है 90,000, ब्लॉक 4 का है 935 और इसका है 150। ये हो गई आपकी ओपनिंग WDV। अब इसमें से माइनस करूंगा परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ब्लॉक में क्या क्या खरीदा है आपने, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में से कुछ नहीं खरीदा, या कुछ नहीं खरीदा, फर्नीचर नहीं खरीदा। क्या मोटर बाइक मशीन वाली ब्लॉक में जाएगी, यस मशीन ही होती है मोटर बाइक, कितने की, 80,000। और ब्लॉक 5 में से आपने कुछ नहीं खरीदा। फिर आएंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। कैलकुलेशन तो सेम ऐसे ही होनी है, वही सेल वैल्यू में से ये 3 चीजें माइनस करनी है आपको, बस जो रिजल्ट आएगा वो इंपॉर्टेंट है कि वो क्या आएगा। तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है नहीं, अब रिजल्ट आएगा। अब आपको बच्चों देखना होगा, जो सेल है, सेल के सिर्फ 2 ही ब्लॉक हैं, इसमें आंसर कुछ भी आ सकता है। यहां तो सेल है ही नहीं, तो आपका माइनस में आना है, वो WDV कहलाएगी। तो इस ब्लॉक की WDV कितनी आ गई, 475। इस ब्लॉक की WDV कितनी आ गई, 9 लाख। इस ब्लॉक की WDV कितनी है, 90,000। अब मुझे बताओ ब्लॉक 4 में क्या आएगा। पहले तो सबसे पहले बताओ, क्या सारी एसेट्स बेची है या कुछ ही एसेट बेची है, कुछ ही बेची है, क्योंकि ब्लॉक 4 में कौन कौन सी एसेट थी, एसी था, एसी, कार और मशीन, ये 3 चीजें थी। बेची क्या है, सिर्फ एसी। दैट्स मीन ऑल एसेट्स ऑफ ब्लॉक आर नॉट सोल्ड। आप सिचुएशन 2 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, इफ ऑल एसेट्स ऑफ ब्लॉक आर नॉट सोल्ड। और इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर आपका प्लस में आएगा तो कैपिटल गेन है, और माइनस में आएगा तो WDV है। और अगर आंसर प्लस में आया है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन कब लगेगा, जब माइनस में आएगा, तभी WDV बनेगी वो। तो अब आप इधर देखिए, किस में आ रहा है वैल्यू, माइनस में ही आ रहा है, तो WDV ही कहलाएगी। कितनी आएगी, 140 में से 935 और 80 कितने हुए, लेस करके 875, 875। और यहां वैल्यू देखो, यहां मुझे बताओ ब्लॉक 5 में अकेली कंप्यूटर दी, कंप्यूटर ही बेच दिया, यानी ऑल असेट्स ऑफ ब्लॉक आर सोल्ड। आप सिचुएशन 1 में, और सिचुएशन 1 में या तो प्लस में आएगा तो कैपिटल गेन, और माइनस में आएगा तो कैपिटल लॉस। और इस सिचुएशन में कभी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता, ब्लॉक ही नहीं है, कंप्यूटर ही बेच दिया, तो ब्लॉक तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ऑल एसेट्स ऑफ ब्लॉक आर सोल्ड, दैट्स मीन आपका ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हाँ, तो वो नहीं कह रहा मैं क्या अमाउंट आएगा, मैं बोल रहा हूं जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, वैल्यू प्लस में आ रही है क्या, हाँ तो, क्यों 28 में 1.5 लाख, हाँ अरे ऐसे नहीं बेचा, कंप्यूटर तो पूरा बेचा है भाई, पैसे तो 28 आए हैं। अरे ऐसे नहीं होता, अमाउंट के टुकड़े थोड़ी करते हैं, असेट के टुकड़े थोड़ी कर लेगा, असेट तो पूरी गई ना, पैसे कितने आए उससे क्या मतलब है। लगाई था मेरे को,
7 तो नहीं आएंगे यार। +80। अरे दोनों तो माइनस माइनस है, जोड़ो ना, फिर उसमें से एक 40 लेस करना। तो ये क्या कहेगा बच्चों, इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में। तो 228 में से 1.5 लाख माइनस करना। ये 1.5 लाख सही लिखा है क्या मैंने? कितना आएगा? दिस इज योर कैपिटल गेन, क्योंकि वैल्यू किस में आई है, प्लस में। अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे, डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन इस वैल्यू पर लगाते हैं WDV पे। अब बस अब आपको एक चीज चेक करनी है कि इस WDV में पुराना वाला कितना इंक्लूड है और नया परचेज कितना है। इस WDV में पुराना वाला कितना है और इस साल का नया परचेज कितना है। तो ब्लॉक 1 में तो कुछ परचेज ही नहीं है, सारे पुराना है, पूरा पूरा लगा दो। कितने का ब्लॉक था, 5% लगाना बच्चों, 5%, 475 का। $23,750। ये आपका 10% वाला ब्लॉक है, ये भी पूरा का पूरा ही पुराना वाला है, 90,000। ये भी पुराना का पुराना ही है, 9,000। अब यहां देखो बच्चों, पुराना भी है और नया भी है, समझो। अब देखो इधर, इस 875 में सबसे पहले तो आपको नया वाला लेना है। पहले आपकी होनी चाहिए कि जो मेरे पास WDV पड़ी हुई है वो पहले नई परचेज की पड़ी हुई है, यानी 80,000 तो मेरे पास में यूं पड़ा हुआ है, 80,000 का माल। तो बचा कुचा कितना है, पुराना वाला। तो अब 875 में से 80 लेस करना, 795। ये मेरा पुराना है, 795 क्या है, मेरा पुराना। तो पुराने वाले पे तो रेट पूरी लगेगी, मशीन का ब्लॉक 15% है, लेकिन 80,000 पे कितना लगाओगे, नहीं 7.5, आधा लगेगा। क्यों, क्योंकि ये कब परचेज हुई है, 31 दिसंबर। सितंबर के बाद अगर आप परचेज करते हो तो रेट क्या हो जाती है, आधी। ठीक है, तो इंटू कर दो 7.5%, निकालना दोनों का टोटल कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन। एक 25,250। अब इसमें से लेस करके WDV भी निकाल, चलो WDV बाद में निकाल देंगे, यहां आपका डेप्रिसिएशन आएगा नहीं। अब निकालो आप WDV एज ऑन 31 मार्च 2025। ये लेस करो, कितना आ रहा है, 475 में 23,750 लेस करो, ये 90 लेस कर दो, 8-10, 9 लाख है ना वो। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, 81,000। ये लेस करके बताओ कितना आ रहा है, 875 में से 125,250 लेस करो, 749। यहाँ WDV आएगी नहीं क्योंकि ब्लॉक ही एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे निकालना है। अब इसमें लेवल बढ़ाता जाऊंगा मैं, कल करेंगे बाकी का।
डन बच्चों, चलो कल इस को आगे ही कंटिन्यू करेंगे इसी ब्लॉग को।